हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं होती कौन सी हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए और बी दो तुम्हारे पास शुरुआती प्रोडक्ट अभिकारक थे जिनसे दो नए प्रोडक्ट बने हैं सी और डी। उसको हम बोलते हैं परिवर्तन हो रहा है, उसको बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। यानी जो शुरुआती चीज़ थी उससे कुछ नया बनना, उसको बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। फिर देखते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो शुरुआत में था, जैसे ए और बी शुरू में लिए, इनको हम कहेंगे अभिकारक। और बनने के बाद क्या होता है? ये प्रोडक्ट बनते हैं, यानी उत्पाद बनते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, अब इनका निर्माण हो रहा है सी और डी का, ए और बी से सी और डी बना, उसको बोलेंगे हम उत्पाद। अब आगे है हमारा, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण में है पहला, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन भी एक ऐसी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे भोजन हमने खाया, उसके बाद पाचन होता है उसका। रासायनिक अभिक्रिया कई सारे हैं, जैसे पेट में क्या पाया जाता है? HCl, जो फूड को क्या तोड़ने का काम करता है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। इसके बाद है दही का बनना। अब जैसे दूध है, दूध से क्या बन गया? दही। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया। या सिंपल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, अब जिससे प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद जब हम जो शुरुआती चीज़ थी उस पर नहीं वापस ना आ पाया जाए तो उसको बोलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से तो दही चले गए, लेकिन दही से क्या दूध आ पाओगे? दही से दूध नहीं बन सकता है, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लोहा है, लोहा से जंग लग गई, अब जंग से फिर लोहे पे नहीं आया जा सकता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण में क्या है कि फर्क क्या क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है रासायनिक अभिक्रिया से। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठोस है, ठोस से गैस हो सकती है। शुरुआत में आपने ठोस लिया, ठोस से गैस बन जाएगी। ठीक है, ठोस से ही क्या बन सकता है? ठोस से द्रव बन सकता है। अवस्थाएं यही तो होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। रंग में परिवर्तन, अपने कोई शुरुआती रंग जो प्रोडक्ट लिया है, अभिकारक लिए हैं रिएक्टेंट, उसका रंग कुछ और है, जो प्रोडक्ट बना उसका रंग कुछ अलग हो सकता है, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, कभी तापमान में कमी आ जाती है, कभी तापमान में वृद्धि हो सकती है। फिर अगला हो जाएगा गैस का उत्सर्जन। शुरुआती जो अभिकारक आपने लिए हैं, जो शुरुआती अभिकारक लिए हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बना और साथ में मान लो कोई ना कोई गैस निकल गई। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव पड़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना अगला टॉपिक है हमारा। किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को? तो दिया गया है, पहला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक का आपको क्या पता होना चाहिए? सिंबल, किससे आप दर्शाते हैं? तो जिंक को हम Zn से दर्शाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, इसी फॉर्मेट में दी जाएगी, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ होगा और इधर प्रोडक्ट भी हिंदी में ही लिखे हुए होंगे। आपको पूरा लिखना होगा, ये इनके फार्मूले लिखने होंगे और उसको संतुलित करना होगा अभिक्रिया को। अभी बताएंगे किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो जिंक, जिंक को हम Zn से लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद इनकी जब रिएक्शन होती है तो बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके साथ क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभी देख लेते हैं, अगर इसको संतुलित करना होता हमको
तो ये क्या संतुलित है या नहीं है? देखिए Zn यहाँ पे एक है, इधर भी Zn एक ही है। H2 दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है। सल्फर एक है, सल्फर यहाँ पर भी एक है। O4 यहाँ पर भी है। तो ये हमारी अभिक्रिया कैसी है? संतुलित अभिक्रिया भी है। अगला है हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक समीकरण द्वारा जो निरूपित की जाती है, दर्शाई जाती है। जैसे ये दर्शाया गया है, इधर दिखाया गया है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब जो भी अभिकारक हैं, अभिकारक जो हमारे शुरुआती लेवल पे थे, ये वाला जिंक और H2SO4, और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, ये रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, अभिकारक, और इसको प्रोडक्ट पी से दिखा देते हैं। भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे H2 गैस है तो यहाँ इसके साथ हमें G लिखना पड़ेगा। यहाँ पर गैस सॉलिड होता तो उसके लिए S लिखते हैं, और लिक्विड होता है तो हम AQ लिख देते हैं, कोई एक्वस, ठीक है, या फिर L लिख देते हैं। अभी आगे है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अगला टॉपिक क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ये हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें कोई भी अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान निश्चित रहता है। मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होगा। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो क्या बनेगा? उत्पाद। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान समान होना चाहिए अभिकारक का और उत्पाद का। अगला है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, रख के देखते हैं वैल्यू कि कौन सी वैल्यू हमारी फिट कर जाएगी। जैसे Fe + H2O तो बनाता है Fe2O3 + H2। यहाँ पर Fe सिंगल था और यहाँ पर Fe कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो 2 Fe आ गया। अब H2O हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। 3 दूनी 6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3H2। ये होता है हिट एंड ट्रायल। अब देखिए सब जगह बराबर हो गया। 2Fe तो यहाँ पर भी 2Fe है। 3H 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन भी हमारा सेटिस्फाई। ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन भी यहाँ 3। अब ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित अभिक्रिया कहलाएगी है। ये होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने रख के देखा, सारे वैल्यू सेट कर दिए, जिससे हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? पूरी सेटिस्फाइड हो गई। अब आगे देखते हैं। अभी जो संतुलित होके आई है पूरा, वो ये रहा। 3Fe + 4H2O बनाता है Fe3O4 + 4H2O। आगे दिया गया है हमारा अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। जो ठोस होगा उसको हम S से लिखेंगे, क्योंकि ठोस यानी इंग्लिश में सॉलिड, तो उसका पहला अक्षर ले लिया गया S। गैस तो G लिखेंगे, और जलीय विलयन होगा तो एक्वस लिखेंगे, AQ। एक्वस का मतलब होता है जलीय, ठीक है। तो यहाँ पर 3Fe ये हमारी फाइनल अभिक्रिया जो होके आएगी उसको हमें इस तरीके से लिखना है। 3Fe, Fe कैसा है? सॉलिड है। H2O यहाँ पर 2 होना चाहिए, और ये गैस के फॉर्म में है FeO, और फिर 4H हाइड्रोजन, ठीक है। तो कुछ हाइड्रोजन यहाँ पर ये गैस हो जाएगा। कुछ अवस्था परिस्थितियाँ जैसे ताप दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है।
जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ये अभिक्रिया है ये वाली, तो यहाँ पर तीर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। ठीक है, अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रियाओं के प्रकार, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहला है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो अभिकारक मिलकर एक तीसरा उत्पाद बनाते हैं। यानी जैसे ए और बी था शुरू में आपने लिया, उनको मिलाया, मिलाने के बाद क्या बन गया? सी बन गया। तो वो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। कैसे लिखेंगे? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। सिर्फ एक ही उत्पाद बन रहा है, सी, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का दहन बोले तो सी यानी कार्बन, कोयला कार्बन ही होता है, प्लस दहन, दहन मतलब दहन के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनकी जो उनकी वो हैं अवस्थाएं, वो भी लिखी हुई हैं। जैसे कार्बन सॉलिड रहेगा, ऑक्सीजन गैस रहेगी और CO2 गैस बनेगी। जल का निर्माण, जल का निर्माण जैसे H2 + O2 बनाता है H2O। तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेट में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेट में, दोनों मिलके क्या बना देंगे? लिक्विड बना देंगे। अगला है बिना बुझा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, सीधे सीधे पूछा भी जाता है बिना बुझा चूने का फॉर्मूला। CaO + H2O क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, एक्वस होता है ये। ठीक है, ओ, तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगला जो अगली रिएक्शन है हमारी, वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे ए और बी आपने कुछ लिया, दो प्रोडक्ट, दो जो रिएक्टेंट थे आपने लिए ए और बी, उनको मिलाया, उससे क्या हुई? हीट जनरेट हुई, कुछ सी बना और उसके साथ क्या निकला? हीट निकला। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो जो डेफिनेशन रहेगी उसको लिखने का तरीका रहेगा हमारा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का दहन, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। प्राकृतिक गैस का दहन पहले हिंदी में, फिर उसकी रिएक्शन लिखनी है। CH4 होता है मीथेन, इसके नीचे लिखेंगे आप मीथेन। ऑक्सीजन O2, यानी यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके नीचे लिखेंगे H2O, क्या? जल रहेगा, प्लस ऊष्मा, देखिए हीट निकल रही है। तो ये हो जाएगी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। फिर है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा निकल रही है। C6H12O6, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज प्लस 6O2। ये तो 6 किस वजह से आया है? क्योंकि अभिक्रिया हमको संतुलित करनी है, संतुष्ट करनी है। तो ऑक्सीजन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनता है, और जो हीट है वो जनरेट होती है। उसी जो संयोजन अभिक्रिया थी उसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? उसमें एकल उत्पाद बन रहा था, इसमें एकल उत्पाद टूट के दो, जो एकल अभिकारक होगा वो टूट के दो नए उत्पाद बना देगा। जैसे यहाँ पर ए है, ए टूटेगा दो लोगों में। ठीक है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी आपने एक एक ए नाम का कोई अभिकारक है, उसको आपने ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के बाद क्या हुआ? वो सी और डी में टूट गया। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट।
फेरस सल्फेट। आप इसका फॉर्मूला याद करते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर सीधे लिख के आएगा फेरस सल्फेट, ऐसे फॉर्मूला आपको खुद लिखना होगा। क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, ये फार्मूला याद रखना है। फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये बनाएगा। कलर भी याद रखना है, हरा रंग। FeSO4 का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। और बनाता क्या है? भूरा लाल रंग। किसका होता है? फेरिक ऑक्साइड का। इस तरीके से भी पूछा जाएगा कि हरे रंग की एक कोई रिएक्शन है, उससे भूरे रंग की रिएक्शन मतलब भूरे रंग का उत्पाद बनता है, तो बताना है कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है और Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो भूरे रंग का होता है, भूरा लाल होता है। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगला है हमारे पास CaCO3, ऊष्मा दी हमने, बना CaO प्लस CO2, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, क्या बना, ऊष्मा देने पर टूटती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बिना बुझा चूना, और कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। अब अगला है PbNO3 लेड नाइट्रेट, बनाता है PbO लेड ऑक्साइड H4NO2 और ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन निकलती है गैस के फॉर्मेट में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो दो गैसेस यहाँ पर रिलीज होती हैं। अब अगला है हमारा, ये था ऊष्मीय वियोजन के सारे एग्जाम्पल, ये वाले सारे ऊष्मीय वियोजन के थे। अब आएगा हमारे पास विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में क्या होगा कि ए नाम का कोई आपके पास अभिकारक है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रवाहित कराई, उससे क्या हुआ? ये C और D में टूट गया। C D ये दो या दो से ज़्यादा में, कितने में भी टूट सकता है। तो विद्युत वियोजन क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, उसे को क्या कहेंगे? हम विद्युत वियोजन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल है H2O, लिक्विड फॉर्मेट में था, आपने इसके अंदर विद्युत धारा प्रोवाइड कराई, हाइड्रोजन गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी, दोनों गैसेस अलग हो गई। इसी का अगर उल्टा लिखोगे H2 प्लस O2 बन जाएगा 2H2O, यहाँ पर दो हाइड्रोजन कर दोगे तो ये हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया, और उल्टा करोगे तो वियोजन अभिक्रिया। तो अभी जो दी गई है ये वाली है वियोजन, ये है आपकी वियोजन, ये वाली हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो विद्युत अपघटन कराया जाता है वो होता है, उसमें दो वो लगे होते हैं, दो छड़ें लगी होती हैं, ठीक है, एनोड और कैथोड की। एनोड पर जो गैस बनती है वो ऑक्सीजन बनती है। जो याद रखना है आपको वो ये है कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन। और कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन। इतनी बात आपको याद रखनी है विद्युत अपघटन में। अब अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा? सूर्य का प्रकाश दे दिया जाएगा अभिकारक को और अभिकारक टूट जाएगा दो नए उत्पादों में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है 2AgCl, सूर्य का प्रकाश दिया, टूट गया ये Ag और Cl2 में। 2AgBr, सूर्य का प्रकाश दिया, Ag और Br में टूट गया। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इसका रंग कैसा होगा? धूसर, ठीक है, ये याद रखना है कि रंग धूसर है।
और ये है सिल्वर क्लोराइड AgCl। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी का मतलब है, सीधे सीधे याद रखो कि फोटोग्राफी के लिए जो यूज़ की जाती है वो यही अभिक्रिया यूज़ की जाती है फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, फोटोग्राफी के लिए हम इस अभिक्रिया का यूज़ करते हैं। तो ये अभिक्रिया भी याद रखनी है। धूसर कलर देता है, ये भी याद रखना है। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अब पहले पढ़ चुके हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी? वे अभिक्रियाएं जो जिनसे ऊष्मा निकलती है। अब ऊष्मा शोषी यानी शोषण करेगी, ये शोषित करेगी ऊष्मा को, यानी जिनको ऊष्मा चाहिए होगी। ऐसी अभिक्रियाएं या फिर जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में है विस्थापन अभिक्रिया। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक जो सीरीज है, उसमें उसके आधार पर जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित या रिप्लेस कर देगा। जैसे FeCuSO4, FeCuSO4, अब ये FeCu से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो ये FeSO4 के साथ आ जाएगा और Cu को क्या कर देगा? अलग कर देगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और आगे समझते हैं। यह है लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, यानी CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 और Cu को अलग कर देगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। ये आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो याद रखनी मतलब याद करनी पड़ेगी, उससे ही समझ आएगा ये। अभी बताते हैं वो सीरीज भी। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? विस्थापन 2 बार होगा। जैसे इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब Na है Cl के साथ चला जाएगा, NaCl के साथ चला गया और SO2 Ba के साथ आ गया, यानी बना देगा BaSO4 प्लस NaCl, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो ये इसको बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? अविलेय अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा कोई पदार्थ बन रहा है जो कि घुलनशील नहीं है, गंदगी समझ सकते हैं आप, मान लें, या फिर घुलनशील पदार्थ ना बन के, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ जो नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं हम अवक्षेप। आगे दिया गया है अपचयन और उपचयन। उपचयन क्या होता है? देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसको बोलते हैं उपचयन। या फिर ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन क्या हो? हटे, या फिर हाइड्रोजन का हटना। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब हाइड्रोजन हट जाए, हटे, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन।
इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना यानी हाइड्रोजन का हटना, उसी को बोलते हैं हम उपचयन अभिक्रियाएं। जैसे C+O2 बनाता है CO2, ऑक्सीजन देखिए जुड़ गई एक साथ। Cu+O2 बनाता है CuO, तो ये हो जाएगी हमारी उपचयन। CuO+H2 हीट देंगे तो Cu और H2O ये अलग अलग हो गए, ये हमारी रिएक्शन आ जाएंगी उपचयन रिएक्शन के अंतर्गत। अगला है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इनके सबके फार्मूले याद रखना जरूरी है, स्टार मार्क कर लेते हैं जी। अगला है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम K से लिखते हैं पोटेशियम को, ब्रोमाइड को Br से, तो KBr फार्मूला हो जाएगा। बेरियम आयोडाइड, बेरियम को Ba से, आयोडाइड को I से, तो BaI2 बेरियम आयोडाइड हो जाएगा। रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये हमारे एग्जाम्पल हुए उपचयन के, यानी कि इसमें ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है। अगला आता है अपचयन रिएक्शन। अपचयन में क्या होगा, उपचयन का उल्टा, यानी ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन क्या होगी माइनस और हाइड्रोजन क्या होगी प्लस। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जैसे एग्जांपल है CuO+H2 बनाएगा CuH2O, ये हो जाएगा हमारा अपचयन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में उपचयित हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी थी, अभी ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई है, तो हमारी ये रिएक्शन कैसे हो गई, अपचयन की हो गई। और जब एक ही रिएक्शन में ये दोनों काम एक साथ हों, उपचयन भी हो अपचयन भी हो, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहीं पर देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सिंपल क्या हुआ, जिसमें अपचयन प्लस उपचयन दोनों हों, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, डेली लाइफ में क्या इसका प्रभाव पड़ता है, संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उसको बोलते हैं। जैसे जंग लगना, ये भी क्या है, संक्षारण ही है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, संक्षारण के ही हैं। इसमें उपचयन होता है, उपचयन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जिससे ये परत चढ़ जाती है उस पर। इससे कैसे बचा जा सकता है, यसद लेपन, विद्युत लेपन पेंट करके, या ऑयली करण करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, इन धातुओं पर। जैसे लोहे की परत है उस पर क्या कर देते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं, जिससे बाहर की ऑक्सीजन है इस लोहे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, जिससे जो जंग है उससे बचा जा सकता है। यसद लेपन, इस पर भी क्या करते हैं, एक परत चढ़ जाती है। यसद लेपन जब किया जाता है तो जिंक की परत इस पर चढ़ा दी जाती है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। जैसे कोई कोई फूड आइटम है, हमारा खाने का पदार्थ है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और खाने वाले पदार्थ में, यानी सब्जी है, कोई सब्जी में क्या है, तेल वगैरह मिला है, तेल क्या है, वसा है, और जब भी वसा और इसको खुला छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो कैसा, या तो इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी या फिर
इसका स्वाद है वो बदल जाता है, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी बर्तन, मतलब ऐसा एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखो ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में आ ही ना पाए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, चिप्स पैकेट, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन गैस N2 गैस भरी होती है, ऑक्सीजन की जगह पे क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे वो कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीतलन द्वारा, रेफ्रिजरेट कर दो उसको, गैस फ्रिज वगैरह में रख दो, तो उससे भी विकृत गंधिता से रोका जा सकता है, मतलब खराब होने से चीज़ों को रोका जा सकता है। ये सारे हमारे जो पहला चैप्टर है उसमें यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी, हमारा कंप्लीट हो गया है सारा का सारा टॉपिक। पहले चैप्टर से इतनी चीज़ें आनी है बस, इसमें अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और MCQs, ठीक है।